अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग दोबारा से पीएफएक्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और रिसेंटली जो कुछ नैरेटिव इसकी वजह से चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जेटेंसी से रिलेटेड इसकी जो फर्दर एक्विजिशन है इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो जो है वो एज यूजुअल इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कुछ ही दिनों पहले हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी कि किस तरह से इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है या जिसके ऊपर पाकिस्तान एक्टिवली काम कर रहा है वो पीएफएक्स का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम अपना एक इंडिजिनस 4.5++ जनरेशन और एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है वो उसको लोकली मैन्युफैक्चर और डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इस चीज़ को भी मेंशन किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस टाइम के ऊपर एडिशनल जेट एंड सीज को प्रिक्योर नहीं करेगी और जो एडिशनल फंड्स हैं उनको पीएफएक्स प्रोजेक्ट और साथ ही साथ जो हमारी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट है उनकी तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जेट एंड सी वाले मुद्दे की बात करते हैं कि क्यों एडिशनल जेट एंड सीज को नहीं प्रिक्योर किया जाएगा या इनको नहीं प्रिक्योर करना चाहिए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम के ऊपर 18 से 20 जो यूनिट्स हैं वो जेट एंड सी के मौजूद हैं और इनिशियल में यहाँ पर ये चीज मेंशन की जा रही थी कि पाकिस्तान ने टोटल 36 के करीब जेट एंड सी को ऑर्डर किया था चाइना से। लेकिन लेटर ऑन जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक आउट हुए थे उनमें क्लियरली इस चीज को मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान ने तकरीबन 18 से 20 जेट एंड सीज को बाय किया था और इसी के साथ 250 के करीब जो है वो PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स का नंबर भी वहां पर मौजूद था। तो अगर उन लीक्ड आउट रिपोर्ट्स की ही बात की जाए तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने 18 से 20 जेट एंड सी के ऑर्डर किए थे और वो सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को डिलीवर हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो PR वीडियोज हैं उनमें जो जेट एंड सी का सीरियल नंबर हाईएस्ट देखा गया है इस टाइम के ऊपर वो 20 देखा गया है। इससे हाईएस्ट सीरियल नंबर के जेट एंड सीज को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इस टाइम के ऊपर नहीं देखा गया। तो ये तो हमने कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर ली। अब लॉजिकल रीजनिंग देते हैं कि हमें क्यों एडिशनल जेट एंड सीज को प्रिक्योर नहीं करना चाहिए। देखें, जो सबसे पहला और परहैप्स बिगेस्ट रीजन है वो खुद पीएफएक्स प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम पीएफएक्स प्रोजेक्ट के तहत एक 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं और जो कैपेबिलिटीज इस टाइम के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने पीएफएक्स के उस एयरक्राफ्ट के लिए प्रपोज की हैं वो ऑन पेपर जेट एंड सी की कैपेबिलिटी से भी ज्यादा है। मतलब एसेंशियली इस टाइम के ऊपर हम लोग जेट एंड सी से भी एक केपेबल एयरक्राफ्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो जब जेट एंड सी से एक केपेबल एयरक्राफ्ट जो है वो इन हाउस हम लोग उसको इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करेंगे इन फ्यूचर या फिर उसको हम इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रहे हैं तो फ्यूचर में एडिशनल जेट एंड सीज को प्रिक्योर करने का वैसे ही यहाँ पर कोई मकसद बनता ही नहीं है। कोई यहाँ पर एक लॉजिकल रीजन ही है जो कि इस चीज को एड्रेस कर सके या इस चीज को जस्टिफाई कर सके कि जेट एंड सी को हमें 50 to 80 के नंबर में प्रिक्योर करना चाहिए और वो भी बगैर लोकल प्रोडक्शन और बगैर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये चीज कहेंगे कि इंडिया भी है जो कि तेजस MK2 को डेवलप कर रहा है जो कि एक केपेबल 4.5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन वो फिर भी आने वाले फ्यूचर में MRFA प्रोग्राम के तहत बाहर से एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली रफेल होगा। तो सबसे पहले तो रफेल के साथ उनको फ्रांस की तरफ से लोकल प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया जा रहा है, जिससे वो पैसा जो आप एयरक्राफ्ट के लिए पे करेंगे उसमें से जो कुछ हिस्सा है वो वापस आपकी इकोनॉमी के अंदर जाएगा। उसके अलावा भी जो एक सबसे बड़ा रीजन है बाहर से एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने का वो ये है कि वो इस टाइम के ऊपर डोमेस्टिकली एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे जिस स्पीड से उनकी एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट की जरूरत है और इसी वजह से उनकी एयरफोर्स की मजबूरी है कि उनको बाहर से एयरक्राफ्ट को ऑप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। हम अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसको डोमेस्टिकली फुलफिल करें। GF-17 ब्लॉक 3 का जो इस टाइम के ऊपर प्रोडक्शन रेट है वो ऑलमोस्ट 30 यूनिट को क्रॉस करता है पर ईयर, जो कि एक एक्सीलेंट प्रोडक्शन रेट है और हमारी जितनी भी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है चाहे हमने पुराने एयरक्राफ्ट को फेज आउट करना हो वो हम इस प्रोडक्शन रेट से बिल्कुल मैनेज कर पा रहे हैं। तो इस वजह से भी हमें बाहर से एयरक्राफ्ट कोई भी प्रिक्योर करने की जरूरत नहीं है। तो बजाय इसके कि हम लोग 4 to 5 बिलियन डॉलर जो है वो एडिशनल जेट एंड सी की प्रिक्योरमेंट पे उन पैसों को खर्च करें, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि हम लोग इस मैसिव अमाउंट ऑफ मनी को पीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंदर लगाएं जो कि हमें 4 से 5 साल के अंदर फिजिकल रिजल्ट्स देगा और एक ऐसा एयरक्राफ्ट हमारा इंडिजिनसली डेवलप होगा जो कि जेट एंड सी से कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा आगे होगा। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि अगले 4 से 5 साल के अंदर पीएफएक्स प्रोजेक्ट जो है वो एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये जो रिमार्क्स हैं वो खुद पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल के हैं जिन्होंने आइडियाज 2024 के दौरान इस चीज को कंफर्म किया था कि अगले 4 से 5 साल के दौरान पीएफएक्स प्रोजेक्ट जो है वो इसके तहत जो एक 4.5+
प्लस जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है वो 4 से 5 साल के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आज के टाइम पर क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स का, कंट्री टू कंट्री रिलेशंस का इस टाइम के ऊपर कोई पता नहीं है कि कहाँ पर चीजें जो हैं वो अनसर्टेन हो जाएं, इसी वजह से आज के टाइम के ऊपर इंडिजिनाइजेशन जो है वो एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ओवरऑल J-10C को लेकर जहां तक बात है तो उसको अक्वायर करने का पाकिस्तान एयरफोर्स का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है। लेकिन अब हमें इंडिजिनाइजेशन को प्रेफरेंस देनी होगी और PFX जो प्रोजेक्ट है वो इसी डायरेक्शन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।